पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एम.कॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल ईयर के समस्त छात्रों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मैं आपको मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और सोशल सिक्योरिटी ये दो पेपर एम.कॉम फाइनल के पढ़ाता हूँ। आज अपन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि पिछले वीडियोस में अपन ने लोक उपक्रमों के बारे में काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया है कि लोक उपक्रम क्या होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि इत्यादि, और सभी प्रकारों के लगभग अपन ने लाभ, दोष और उनकी समस्त बातों को जाना है। आज लोक उपक्रमों के प्रबंध और संचालन के संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूँ कि इनका प्रबंध और संचालन कैसे किया जाता है। तो लोक उपक्रमों के जहाँ तक प्रबंध और संचालन का सवाल है, इनका प्रबंध और संचालन एक संचालकीय मंडल के माध्यम से किया जाता है। संचालकीय मंडल, संचालक मंडल अथवा प्रबंध मंडल इत्यादि पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रबंधकीय मंडल कह लो या संचालक मंडल कह लो, ये संचालकीय मंडल के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। अब संचालकीय मंडल होता क्या है? तो संचालकीय मंडल का अर्थ निर्वाचित अथवा मनोनीत व्यक्तियों के समूह से है जो लोक उपक्रम की नीतियों का निर्धारण करते हैं अथवा उसके क्रियान्वयन संबंधी कार्यों का निष्पादन करते हैं। तात्पर्य यह है कि लोक उपक्रमों के संचालकीय मंडल का अर्थ निर्वाचित अथवा मनोनीत व्यक्तियों के समूह से है। मतलब या तो इनका संचालन करने वाले व्यक्ति निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, या मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, और ये लोक उपक्रम की नीतियों का निर्धारण करते हैं या उन नीतियों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों का निष्पादन करते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 10 में बताया गया कि कंपनी अथवा निगम के संचालकों को संयुक्त रूप से इस अधिनियम में संचालक मंडल या मंडल कहा जाता है। मतलब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 10 ये कहती है कि कंपनी निगम के संचालकों को, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनको संयुक्त रूप से इस अधिनियम में संचालकीय मंडल या मंडल कहा जाता है। इस प्रकार संचालकीय मंडल एक निकाय है जिसे कंपनी के सामान्य कार्यों का प्रबंध करने का दायित्व सौंपा जाता है। मतलब संचालकीय मंडल क्या है? एक निकाय है जिसे कंपनी के सामान्य कार्यों का प्रबंध करने का दायित्व सौंपा जाता है। जैसे लोक उपक्रम की नीतियों का निर्धारण और उनका क्रियान्वयन संबंधी कार्य, जिससे उपक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संचालकीय मंडल का तात्पर्य उन मनोनीत व्यक्तियों से या निर्वाचित व्यक्तियों से है जो लोक उपक्रम की नीतियों का निर्धारण करते हैं या उनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें हम संचालकीय मंडल के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है विद्यार्थियों कि संचालकीय मंडल कितने प्रकार के होते हैं या लोक उपक्रमों के मंडल कितने प्रकार के होते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि से प्रबंधकीय मंडल निम्नलिखित 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला नीति निर्धारण मंडल, दूसरा कार्यात्मक मंडल और तीसरा मिश्रित मंडल। तो जहाँ तक लोक उपक्रमों के प्रबंध और संचालन का सवाल है, इनके मंडलों को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है नीति निर्धारक मंडल या पॉलिसी मेकिंग बोर्ड, दूसरा कार्यात्मक मंडल फंक्शनल बोर्ड, और तीसरा मिश्रित मंडल या मिक्स्ड बोर्ड। आज हम सर्वप्रथम नीति निर्धारक मंडल की चर्चा करते हैं या पॉलिसी मेकिंग बोर्ड की चर्चा करते हैं
कि पॉलिसी मेकिंग बोर्ड क्या होता है, नीति निर्धारक मंडल क्या होता है। नीति निर्धारक मंडल का अभिप्राय विशिष्ट योग्यता वाले अंशकालिक सदस्यों के समूह से है, जो उपक्रम से बाहर रहते हुए उपक्रम के लिए नीति निर्धारण का कार्य करते हैं। मतलब क्या हुआ कि नीति निर्धारक मंडल में विशिष्ट योग्यता वाले अंशकालिक सदस्य होते हैं और वो उपक्रम से बाहर रहते हुए उपक्रम के लिए नीति निर्धारण का कार्य करते हैं। मतलब इसमें जो व्यक्ति होते हैं नीति निर्धारक मंडल में, वो विशिष्ट योग्यता वाले होते हैं, स्पेशल क्वालिफिकेशंस वाले व्यक्ति होते हैं। और वो उपक्रम के बाहरी व्यक्ति होते हैं, वो अंदर रहकर कार्य नहीं करते हैं और वो उपक्रम के लिए नीति निर्धारण का कार्य करते हैं। लेकिन प्रबंध और नियंत्रण संबंधी कार्य उपक्रम में कार्यरत उच्च अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है। मतलब इनका कार्य तो नीति निर्धारण का है, पॉलिसी मेकिंग का है, लेकिन प्रबंध और नियंत्रण संबंधी कार्य जो हैं वो उपक्रम में कार्यरत उच्च अधिकारियों द्वारा ही किए जाते हैं। इस प्रकार नीति निर्धारण मंडल का कार्य विशुद्ध रूप से उपक्रम की नीतियों के निर्धारण तक ही सीमित रहता है। मतलब जो नीति निर्धारक मंडल है, उनके सदस्यों का जो कार्य है या कार्यक्षेत्र जो है, जो उनके कार्यों का स्कोप है, वो केवल नीतियों के निर्धारण तक ही सीमित रहता है। मतलब उनका जो कार्य है वो पॉलिसी मेकिंग तक ही सीमित है। इसलिए इसमें देखा जाता है कि प्रायः सदस्य तो इसके अंशकालिक होते हैं, लेकिन अध्यक्ष पूर्णकालिक होते हैं। इसीलिए इसमें जितने भी सदस्यगण होते हैं बोर्ड में, वो सब अंशकालिक होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। लेकिन जो उसका अध्यक्ष है वो पूर्णकालिक होता है, होल टाइमर होता है। ये उपक्रम में कार्यरत नहीं होते बल्कि बाहर से लिए जाते हैं। मतलब संचालक नीति निर्धारक मंडल के जो सदस्य हैं वो उपक्रम में कार्यरत नहीं होते बल्कि बाहर से लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा करते समय प्रायः यह ध्यान रखा जाता है कि सदस्य न सिर्फ विशेष योग्यता तथा अनुभवी हो, अपितु उसका उपक्रम में किसी प्रकार का वित्तीय हित न हो और पूर्णतः ईमानदार और कर्तव्यपरायण भी हो। मतलब ये है कि ये जो उपक्रम है इसमें व्यक्ति कार्यरत नहीं होते, पहली बात ये, और ये बाहर से ले जाते हैं। और जब ये बाहर से ले जाते हैं तो दो तीन चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। क्या इंश्योर की जाती हैं कि ये जो सदस्य हैं इनकी एक विशेष योग्यता होनी चाहिए और अनुभव होना चाहिए, और साथ ही साथ उनका उपक्रम में किसी प्रकार का वित्तीय हित नहीं होना चाहिए। मतलब उनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट स्वयं का नहीं होना चाहिए उस उपक्रम में, ये इंश्योर किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि वे पूर्ण रूप से ईमानदार और कर्तव्यपरायण हों। तो ये नीति निर्धारण मंडल की बात हुई कि नीति निर्धारण मंडल क्या होते हैं। तो संक्षेप में अपन कह सकते हैं कि नीति निर्धारण मंडल वे हैं जिनमें कि सदस्य बाहर से ले जाते हैं, उसमें कार्यरत नहीं होते, और जो बाहर से भी ले जाते हैं उनका उस उपक्रम में किसी प्रकार का वित्तीय इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वे ईमानदार और कर्तव्यपरायण होना चाहिए, और इनका जो कार्यक्षेत्र है वो कार्यक्षेत्र केवल नीतियों के निर्माण तक ही सीमित होता है। तो इसे हम नीति निर्धारक मंडल के नाम से जानते हैं या पॉलिसी मेकिंग बोर्ड के नाम से जानते हैं। अब नीति निर्धारण मंडल के क्या लाभ हैं या क्या दोष हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो नीति निर्धारक मंडल के पक्ष में तर्क या लाभ क्या है, मतलब इनके क्या लाभ होते हैं या इनके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। पहला है, इस मंडल के द्वारा लिए गए निर्णय उचित एवं विश्वसनीय होते हैं। मतलब नीति निर्धारक मंडल के द्वारा जो भी निर्णय किए जाते हैं वे उचित और विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि उपक्रम में सदस्यों का न तो हित होता है न विभागीय लगाव। मतलब इनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, विश्वसनीय माने जाते हैं, उचित माने जाते हैं।
और उसके उचित या विश्वसनीय होने का क्या कारण है? कारण स्पष्ट है कि इसमें सदस्यों का कोई वित्तीय हित या लगाव नहीं होता और न ही इनका कोई विभागीय लगाव होता है। इसलिए इनके द्वारा लिए गए निर्णय उचित और विश्वसनीय माने जाते हैं। ये इनके पक्ष में पहला तर्क जाता है। दूसरा, उपक्रमों को विशिष्ट योग्यता वाले और अनुभवी सदस्यों की सेवाओं का पर्याप्त लाभ मिलता है। जैसा कि अपन ने अभी चर्चा की ही थी, वही आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ कि दूसरा लाभ ये मिलता है कि इसमें विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति या विशिष्ट अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को लिया जाता है और उसका फायदा क्या मिलता है कि बाहर के क्षेत्र के लोगों का ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। तीसरा, उपक्रमों के लिए विशिष्ट योग्यता, अनुभवी एवं कर्तव्यपरायण वाले व्यक्तियों का ही सदस्यों के रूप में चयन किया जाता है, जिससे उपक्रम में व्यवहारिक नीतियों का निर्माण होता है। मतलब क्या है कि उपक्रम के लिए आप एक विशिष्ट योग्यता या अनुभवी व्यक्ति को चुनते हैं, मतलब एक स्पेशल नॉलेज वाले व्यक्ति को आप चुनते हैं, एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को चुनते हैं, अनुभवी व्यक्ति को चुनते हैं, या कर्तव्यपरायण व्यक्ति को चुनते हैं। कर्तव्यपरायण का मतलब जो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है। ऐसे व्यक्तियों को आप चुनाव करते हैं नीति निर्धारक मंडल में। तो उसका फायदा क्या मिलता है कि आप जो भी नीतियाँ ये बनाते हैं, सदस्यों के रूप में जो भी ये नीतियाँ बनाते हैं, वो नीतियाँ व्यवहारिक होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, जिनको कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चौथा, उपक्रमों का सर्वांगीण विकास होता है एवं विस्तार संभव है क्योंकि उचित निर्णय लिए जाते हैं। मतलब नीति निर्धारक मंडल के सदस्यों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों के कारण से इनका सर्वांगीण विकास और विस्तार भी संभव होता है। और पांचवा और अंतिम तर्क जो इनके पक्ष में जाता है वो ये है कि उपक्रमों में आंतरिक मतभेद का अभाव देखने को नहीं मिलता क्योंकि सदस्य बाहरी होते हैं। मतलब उपक्रम में जो सदस्यगण हैं उनके मध्य आंतरिक मतभेद, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता? उसका रीज़न है कि सभी सदस्य इनके बाहरी होते हैं। तो ये नीति निर्धारक मंडल के पक्ष में कुछ तर्क हैं, या हम कह सकते हैं उनके लाभ हैं। अब विपक्ष में तर्क या हानियाँ, कि नीति निर्धारक मंडल के विपक्ष में क्या तर्क हैं या नीति निर्धारक मंडल से क्या हानियाँ हैं, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार के मंडल में निर्णय सरलता से नहीं लिए जा सकते। मतलब निर्णय बहुत ईजिली नहीं लिए जा सकते, आसानी से नहीं लिए जा सकते। क्यों? क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर विचार विमर्श करते हैं और उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है। मतलब इसमें निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन कार्य है। और कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें विभिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं नीति निर्धारक मंडल में। और जब विभिन्न बैकग्राउंड वाले व्यक्ति, विभिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्ति आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हैं, तो ये तय बात है कि उनके मध्य वैचारिक मतभेद होना जरूरी है। जब सदस्यों के मध्य वैचारिक मतभेद होते हैं तो निर्णय करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ये इनका पहला दोष है या पहला विपक्ष में तर्क है। दूसरा, मंडल के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय आदर्शवादी तो होते हैं लेकिन व्यवहारिक नहीं होते। मतलब ये है कि इनका दूसरा जो दोष कह सकते हैं, हम हानि कह सकते हैं या विपक्ष में तर्क कह सकते हैं, वो ये है कि इनके द्वारा लिए गए निर्णय आदर्शवादी तो होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि आदर्श निर्णय के रूप में उनको स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होते, व्यवहारिक नहीं होते। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि उनको उपक्रम की व्यवहारिक कठिनाइयों का ज्ञान नहीं होता है। मतलब वो उपक्रम की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं उनको ध्यान में रखकर निर्णय तो अच्छे करते हैं, आदर्शवादी निर्णय करते हैं, आइडियलिस्टिक निर्णय करते हैं, लेकिन वो निर्णय व्यवहारिक नहीं होते, इस कारण उनको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। तीसरा, उपक्रम में गंदी राजनीति फैल जाती है। मतलब गंदी राजनीति का मतलब कि उपक्रम जो है इसमें क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं के लोग बाग आते हैं
तो वो एक बैड पॉलिटिक्स को भी जन्म देते हैं और उपक्रम के मुख्य उद्देश्य के स्थान पर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति होने लगती है। मतलब कि उपक्रम के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो तो गौण हो जाते हैं और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लोग कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि बाहरी सदस्यों में अधिकांशतः पीड़ित राजनीतिज्ञों को लिया जाता है। मतलब क्या होता है कि इन मंडलों के प्रबंध संचालन में या नीति निर्धारक मंडल में जो राजनीतिज्ञ पीड़ित हैं, जिनको कहीं कोई स्थान नहीं मिला, उनको यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। तो वो जो उपक्रम का मुख्य उद्देश्य है उससे अलग हटकर राजनीति उसमें करने लग जाते हैं, जिससे अंततः उपक्रम का नुकसान होता है। चौथा हम कह सकते हैं कि ऐसे मंडल में सदस्यों में उत्तरदायित्वहीनता पनपने का डर होता है। मतलब इस प्रकार के मंडलों में जो सदस्य चुने जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं, उनमें उत्तरदायित्वहीनता पनपने का डर होता है, क्योंकि एक और तो सदस्यों का निश्चित उत्तरदायित्व नहीं होता, तो दूसरी ओर निर्णयों के क्रियान्वयन का। मतलब ये है कि इस प्रकार के जो सदस्यों का चुनाव या मनोनयन किया जाता है, आम तौर पर उनमें उत्तरदायित्वहीनता की भावना देखी जाती है। वे अपने उत्तरदायित्वों से दूर होते चले जाते हैं। पांचवा है, मंडल के सदस्यों में राग द्वेष भी पनप जाता है, क्योंकि सदस्यों द्वारा नीति निर्धारण कार्य किया जाता है, जबकि क्रियान्वयन उच्च अधिकारियों द्वारा। मतलब जो इस नीति निर्धारक मंडल के सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में राग द्वेष पनपता है। और उसके पनपने का कारण क्या है? पनपने का प्रमुख कारण यह है कि सदस्यों द्वारा तो केवल नीति निर्धारण का कार्य किया जाता है, जबकि उसके क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन का कार्य उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। छठा है, मंडल के सदस्यों में विशेष रुचि का भाव होता है, क्योंकि वे अंशकालिक सदस्य होते हैं। मतलब इनमें कार्य के प्रति हम कह सकते हैं विशेष रुचि का भाव होता है। इनमें कोई बहुत ज़्यादा लगन या विशेष रुचि सदस्यों में कार्य के प्रति नहीं पाई जाती। और वो क्यों नहीं पाई जाती, उसका भी कारण है क्योंकि अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो अंशकालिक होते हैं। वो टेम्पररी बेसिस पे इस प्रकार के मंडलों में काम करते हैं। तो जब व्यक्ति टेम्परेरी तौर पर काम करेगा या अंशकालिक तौर पर कार्य करेगा, तो नेचुरली सदस्यों में विशेष रुचि का भाव देखने को मिलेगा। और अंत में मंडल में गैर तकनीकी सदस्यों के प्रवेश के कारण कभी कभी तकनीकी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब इस प्रकार के मंडलों में कभी कभी गैर तकनीकी सदस्यों का प्रवेश हो जाता है। गैर तकनीकी सदस्यों के प्रवेश का मतलब ये है कि कई बार मंडलों में आपको टेक्निकल नॉलेज वाले पर्सन्स की नियुक्ति करने का मन करता है कि ऐसे व्यक्तियों का मनोनयन या निर्वाचन किया जाए जो टेक्निकली साउंड हो, जो तकनीकी रूप से बहुत साउंड हो। लेकिन कई बार व्यवहार में देखने में आता है कि ऐसे व्यक्तियों का मनोनयन या निर्वाचन हो जाता है जो गैर तकनीकी होते हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज का ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उस उपक्रम का कोई भला नहीं हो सकता। तो विद्यार्थियों, ये कुछ तर्क थे जो कि नीति निर्धारक मंडल के विपक्ष में दिए गए थे। तो आज इस वीडियो क्लास में अपन ने देखा कि लोक उपक्रमों का प्रबंध एक संचालकीय मंडल के माध्यम से किया जाता है। इस संचालकीय मंडल में जो भी सदस्य होते हैं वो या तो निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं, और इन सदस्यों का प्रमुख कार्य उपक्रम के लिए नीतियों का निर्धारण करना तथा उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का होता है। आमतौर पर ये सदस्य अंशकालिक होते हैं और ये विभिन्न विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं। ये पर्याप्त अनुभवी होते हैं और कर्तव्यपरायण होते हैं। तो आज
अपन ने अभी जो प्रबंध मंडलों के प्रकार हैं या संचालक मंडल के प्रकार हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि 3 प्रकार हैं। पहला है नीति निर्धारक मंडल, दूसरा है कार्यात्मक मंडल और तीसरा है मिश्रित मंडल। तो अपन ने अभी नीति निर्धारक मंडल जाना कि नीति निर्धारक मंडल क्या होता है और उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क या उसके लाभ या हानियों के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।